हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023 के बारे में। तो इस बिल का दूसरा नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसे पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में पास कर दिया गया है। बेसिकली जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है वो स्टार्ट हुआ था 18 सितंबर को और नेक्स्ट डे ही 19 सितंबर में इसे इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में और नेक्स्ट डे इसे लोकसभा में पास कर दिया जाता है और उसके अगले दिन ही राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसी दिन यानी कि 21 सितंबर को इसे पास कर दिया जाता है। इसे कंसीडर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 128 अमेंडमेंट और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जरूरत थी कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए। ओके, और ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एक ऐतिहासिक बिल कैसे है और क्यों बार बार इसे इंट्रोड्यूस तो किया जा रहा था पार्लियामेंट में बट फेल क्यों हो जा रहा था। तो आज इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जरूरत थी और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है। इससे हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि क्यों इस बिल को पास किया गया है। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करें वुमेन रिप्रेजेंटेशन की 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में वुमेन को रिजर्वेशन तो दिया गया 1/3 बट ओनली एट लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। कोई भी रिप्रेजेंटेशन उन्हें नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर नहीं मिला। इसके बाद वुमेन की रिप्रेजेंटेशन देखी जाए, प्रेजेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो नेशनल लेवल पे यानी कि लोकसभा जो 17th लोकसभा है वहां है 15% और सारी स्टेट्स का मिला के ऑन एन एवरेज वुमेन रिप्रेजेंटेशन है 9% ओनली। 2015 की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, जिसने ये नोट किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में कंटिन्यू डिसमल हो रही है यानी कि डिक्लाइन कर रही है। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कंटिन्यू डिक्लाइन कर रही है। और इसके अलावा नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो कि 2001 में आई थी, इन्होंने ये बोला कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा इन हायर लेजिस्लेटिव बॉडीज। इसके साथ ही कुछ रिकमेंडेशन ये भी आई थी कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन एटलीस्ट 50% रखना चाहिए। कुछ रिकमेंडेशन ये भी आई कि वुमेन के लिए एटलीस्ट 50% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स तो रखना ही चाहिए, चाहे वह लोकल बॉडीज हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो या पार्लियामेंट हो या मिनिस्ट्री लेवल हो। तो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन की राय दी गई। अब देखते हैं वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन वर्ल्ड विद कंपैरिजन टू इंडिया। तो अगर परसेंटेज ऑफ वुमेन देखें एमपीज इन लोकसभा, तो जैसा मैंने बताया ये 15% है। तो इसी के साथ इंडिया स्टैंड करता है सेकंड लास्ट पे आफ्टर जापान। जापान का 10% और इंडिया 15%। और अगर हम देखें इंडिया की नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, तो बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंट करती है विद 21% एट स्टेट लेवल यानी कि नेशनल लेजिस्लेचर। और सबसे ज्यादा जहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो कंट्री है स्वीडन एंड नॉर्वे विद 46%। पीआरएस का ये डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो इंक्रीजमेंट हुआ है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का वो हाल ही में हुआ है 15%। इनिशियली इट वाज ओनली 5%। तो अभी ग्रोथ देखने के लिए मिली है वुमेन के केस में। अब स्टेट लेजिस्लेशन का अगर डेटा देखें कि वुमेन का क्या रिप्रेजेंटेशन है स्टेट लेजिस्लेशन में, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑन एन एवरेज हमें 9% देखने के लिए मिलता है। अब इसमें कुछ स्टेट ऐसी भी है जहां पर बिल्कुल वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे कि मिजोरम। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडीज में या फिर लेजिस्लेचर में वुमेन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा जहां पर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो है छत्तीसगढ़ स्टेट विद 18%। अब कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर मोर देन 20% वुमेन रिप्रेजेंटेशन हो असेंबली में। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों लाना चाहिए था। इसमें जेंडर इक्वलिटी, इससे गवर्नमेंट वुमेन को रिप्रेजेंट तो कर ही रही है, साथ में जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ावा दे रही है, प्लस जो भी लॉज होंगे वो वुमेन सेंटर्ड लॉ होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम इस बिल के की फीचर्स। की फीचर्स की अगर बात की जाए 128 अमेंडमेंट में, तो इसका फर्स्ट की फीचर है रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो इस बिल में नियरली 1/3 हमें रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा सीट्स का फॉर वुमेन इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो आप लोगों को पता होगा दिल्ली उन यूटीज में से है जहां पर हमें लेजिस्लेटिव बॉडी देखने के लिए मिलती है। बेसिकली यूटीज को हैंडल करते हैं गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो दिल्ली में हमें स्टेट जैसा लेजिस्लेचर देखने के लिए मिलता है। और दिस विल ऑल्सो अप्लाई सीट्स रिजर्व फॉर द एससीज एंड एसटीज इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो बेसिकली क्या है, जैसे लोकसभा में 543 सीट्स है, अभी प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो 543 की है और उसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट्स है वो 84 है। तो 84 का अगर 1/3 कर दिया जाए तो वो हो जाता है 25। मतलब कि 25 जो सीट्स है वो रिजर्व हो जाएंगी वुमेन के लिए। और सेम अगर हम देखें शेड्यूल ट्राइब में,
तो शेड्यूल ट्राइब में जो शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स है वो 47 का 1/3 कर दिया जाए तो वो हो जाता है 14। तो 14 सीट्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगी रिजर्व फॉर द वुमेन। सेकंड की फीचर की बात करें दैट इज कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन। तो इसके बारे में अगर बात करें कि ये इम्प्लीमेंट कब होगा, तो ये लॉ अभी इम्प्लीमेंट होने नहीं जा रहा है। बेसिकली इसे कम से कम 10 साल तो लगी जाएंगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। आप लोगों को पता होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन वो बॉडी है जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज है वो बनाती है, ठीक है, और ये बनाती है पॉपुलेशन बेसिस पर। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2026 तक जो पॉपुलेशन है वो 14.6 बिलियन हो जाएगी इंडिया की। तो ये बहुत क्रूशियल डेटा है डिलिमिटेशन कमीशन के लिए। इस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज है वो डिलिमिटेशन रीड्रॉ करेगा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री है वो फ्रीज कर दी गई है अंडर 84th अमेंडमेंट 2001। तो इसके अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री है वो फ्रीज है 2026 तक। तो जब भी डिलिमिटेशन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा बाउंड्रीज को, उस समय जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। और साथ ही में 15 ईयर का इसे टाइम दिया गया है, मतलब 15 ईयर के बाद इसे रिव्यू किया जाना है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। तो हाउएवर इट शैल कंटिन्यू टिल सच डेट डिटरमाइंड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जैसे कि इस बिल में लिखा है कि ये 15 साल तक चलेगा, तो मतलब 15 साल बाद जैसा कि लॉ में लिखा है जो पार्लियामेंट ने बनाया है इसे रिव्यू किया जाएगा। थर्ड की फीचर है इसका रोटेशन ऑफ सीट्स। सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच डिलिमिटेशन। तो जब डिलिमिटेशन रीड्रॉ करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तब इसकी जो सीट्स है वो रोटेट होंगी एज डिटरमाइंड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। बट यहाँ पर एक फीचर और इसमें ऐड होता है कि जो एमपी पहले जिस सीट पे लड़ा था वुमेन के केस में, वो नेक्स्ट टाइम नहीं लड़ेगा उस सीट से। तो बेसिकली ये इररिस्पॉन्सिबल कर रहा है जो एमपीज होंगे, एमएलएज होंगे, उनको अपने काम के प्रति। देखते हैं इस बिल की हिस्ट्री की बात करें तो ये बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था एच.डी. देव गौड़ा के जरिए इन 1996 में। फिर कॉन्सिक्यूटिवली इसे 1998 और 1999 में भी इंट्रोड्यूस किया गया अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट। फिर रिसेंट टाइम में इसे 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो फर्स्ट 3 बार जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ तो ये बिल लैप्स कर जाता है बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव लोकसभा। और 2008 के केस में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, तो ये पेंडिंग था अभी तक। 2008 का जो बिल है और 1996 का जो बिल है, यहाँ पर कुछ कमिटीज ने इस बिल को एग्जामाइन भी किया था। लाइक 1996 जो बिल है उसे एग्जामाइन किया गया ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, और जो 2008 का जो बिल था उसे एग्जामाइन किया गया स्टैंडिंग कमिटी। वो कमेटी कौन कौन से कंसिडर कर रहे थे? पब्लिक ग्रीवियंसेस, लॉ एंड जस्टिस। तो इन कमेटी ने एग्जामाइन किया और उन्होंने और वो एग्री भी हुए कि ये जो प्रपोजल है रिजर्व सीट फॉर द वुमेन, ये प्रपोजल के साथ एग्री भी हुई कि ये आना चाहिए। लेकिन जैसा कि और कुछ इसकी मतलब पॉजिटिव है, कुछ इसके नेगेटिव है। अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड इश्यूज को कंसीडर किया जाए तो द इशू ऑफ रिजर्वेशन सीट फॉर द वुमेन इन लेजिस्लेशन कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ये है कि वेदर द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर एम्पावरमेंट, कि रियली एम्पावरमेंट करेगा। मतलब कि ऐसा होता है सोसाइटी में जो रिच स्ट्राटा है वो तो आराम से लड़ रहा है, वो तो अवेयर है, तो जो सीट्स रिजर्व है उस पर क्या सिर्फ हमें वही वुमेन दिखाई देंगी जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है? वो वुमेन दिखाई देंगी कि नहीं जो सोसाइटी की लोअर स्ट्राटा से बिलोंग कर रही है? ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन जो निकल के आती है वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तुमने कर दिया, तुमने रिजर्वेशन दे दी, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो वुमेन क्या कंपीट कर पाएंगी मेरिट लिस्ट पे अपकमिंग ईयर्स में? प्रॉब्लम यहाँ है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वुमेन कंपीट नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पर ये भी कहना है कि ओबीसी की कास्ट को तो यहाँ कंसीडर ही नहीं किया गया है, एससी एसटी के लिए तो आपने रिजर्वेशन दे दिया। फिर जब ओबीसी की बात होती है तो फिर जनरल की भी बात होने लगती है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है किसी भी रिजर्वेशन की, वुमेन को एक्चुअल में लड़ने दो अपने लिए, तभी ये माना जाएगा कि तभी वुमेन चांस को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगी। सेकेंड इशू ये है कि वेदर अल्टरनेट मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अल्टरनेट मेथड को अपना लो, अगर आपको वुमेन को एम्पावरमेंट करना है या रिजर्वेशन देना है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी है वुमेन की, तो उसमें अल्टरनेट मेथड क्या हो सकती है? कि वो ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि वुमेन का रिजर्वेशन
डायरेक्ट सीट्स में ना देके पार्टी के अंदर कर दो कि कम से कम पार्टी में 50% वुमेन तो हमें दिखाई देनी चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि क्यों ना हम जो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम था, यानी कि 2 मेंबरशिप जो सिस्टम था 1960 तक, उसे रिवाइव कर दें। ये आपको पता होगा कि 1961 में 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम था, जिसे 1961 में बैन कर दिया गया। यहाँ पर ऐसा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, चूंकि इंडिया सिग्नेटरी है कन्वेंशन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, तो यहाँ पर ठीक है पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया है और वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया है। लेकिन क्या सच में जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो हो पाएगी? और जो फर्स्ट बिल है स्पेशल सेशन का, वो लगभग 10 सालों के लिए डिले हो गया है। मैंने आपको बताया है कि 2026 में डिलिमिटेशन जो है रीड्रॉ करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। बेसिकली इसे बोला जा रहा है कि 2029 तक पॉसिबल हो पाएगा, फिर ऑलमोस्ट 2030 चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसे बताया जा रहा है, इसलिए मैं 10 ईयर्स बोल रही हूँ अभी से। अब लास्ट थिंग ये है वुमेन के केस में, तो वो दिन तो चलेगा जब इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी, एक वुमेन लीडर हुआ करती थी अपनी कंट्री में। अभी की अगर अपन बात करें तो अपन को देखना 9% के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं कि सोनिया गांधी जो हमें अपोजिशन पार्टी में दिखाई देती है, कांग्रेस की मेन लीड, फिर साथ में हमें सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर वुमेन दिखाई देती है, ममता बनर्जी, और वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की तरफ से लड़ रही थी, अभी ये पार्टी की मेन स्ट्रीम से आउट होती दिखाई दे रही है। तो हमें सिर्फ इतना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ब्रॉडली नजर आता है। और अगर बात की जाए कि फायदे क्या है वुमेन को लाने के, तो मेरे नजरिए से देखा जाए तो इसके फायदे हैं। ये फायदे देखे जाए कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के फायदे क्या होंगे, तो मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि मणिपुर केस जो हुआ था अभी वुमेन वायलेंस का, कुकी और जो मेती कम्युनिटी है उनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसके बीच एक वुमेन वायलेंस हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे मुद्दों पर जैसे सरकार शांत बैठी हुई थी, ठीक है, काफी लेट जवाब दिया था, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वुमेन होंगी तो बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगी अपना, और बेहतर वुमेन सेंट्रल लॉ बना पाएंगी। साथ में वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम होता है कंट्री में, तो वो ट्रेंड बन जाता है, उसके अगेंस्ट भी वुमेन एक बेहतर लॉ लेके आ पाएंगी, वो भी वुमेन सेंटर लेके आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में वुमेन एक बेहतर लॉ लेके आ सकती है कि क्या होना चाहिए, कहीं जो भी क्राइम हो रहा है उसे ट्रेंड ना बना दिया जाए कंट्री में। थैंक यू। आप लोग भी अपनी कमेंट्स बताना कि क्या करना चाहिए, वुमेन रिजर्वेशन गलत है या कुछ और अल्टरनेटिव अपनाना चाहिए था सरकार को। थैंक यू।